हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकें। जो आज हमारा चैप्टर है वो रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये, चाहे बच्चे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और साथ ही साथ जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साइंस साइड के लिए 11वीं का एंट्रेंस देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं टॉपिक को। मैं आपका दोस्त जावेद उमर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन आर दोज इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस सच दैट न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस आते हैं और नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती हैं जिनके अंदर रासायनिक परिवर्तन आते हैं और नए पदार्थ नए गुणों के साथ बनते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम जो होती है जब उसको हम एयर में जलाते हैं तो वो एक एग्जांपल है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। इसी तरीके से जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया का। इस तरह से जो रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ये सब भी एग्जांपल है रासायनिक अभिक्रिया के, केमिकल रिएक्शंस के। आइए दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट आर दोज इन विच आर टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड इनिशियली प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो कि इनिशियली किसी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ए और बी आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पी को बनाएंगे। तो रिएक्टेंट वही होते हैं जो इनिशियली किसी रिएक्शन में प्रेजेंट हो और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म करें, जैसा कि यहाँ पर ए और बी कर रहे हैं। ए और बी आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और एक पी फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? प्रोडक्ट आर दोज दैट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो चीज़ फॉर्म हो रही होती है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर हम पी के लिए बात करें तो पी हमारे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट हो जाएगा। हिंदी में हम इसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे इसको हम? उत्पाद। और रिएक्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अभिकारक। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए इसका एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए जब हम एक कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन एक फ्यूल की तरह, ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है। फ्यूल के फॉर्म में, यानी कि जो एक कैंडल विक होती है, ठीक है, और यह वैक्स होता है, वो किसका काम कर रहे होते हैं? रिएक्टेंट का। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर वेपर्स निकलती हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हुआ कि क्या रिएक्टेंट होते हैं और क्या प्रोडक्ट होते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, यानी भौतिक परिवर्तन की, तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। हाँ, हो सकता है कि कलर में चेंज आ जाए या फिर स्टेट में चेंज आ जाए, लेकिन एक कंडीशन के साथ आएगा कि उसका जो न्यू सब्सटेंस कोई भी फॉर्म नहीं होगा, यानी नो चेंज अकर इन द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मेल्टिंग एक इसका एग्जांपल है, बॉइलिंग इसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, यानी केमिकल चेंजेस की, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है? नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही होती है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। जब नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ तो जनरली जो ओल्ड चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ओल्ड चीज़ें ख़त्म होने का मतलब है ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। मान लीजिए अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर केमिस्ट्री के अंदर कोई सब्सटेंस है, अब वो ब्रेक हो रहा है, दूसरा फॉर्म हो रहा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है जो नए बॉन्ड होंगे वो फॉर्म होंगे। बॉन्ड इज़ बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बल होता है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो चैप्टर 4 में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। खैर, आइए देखिए दोस्तों, हम कुछ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, यानी ऐसे गुण जिससे हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर
रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो देखिए उन सब में एक सबसे पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है केमिकल चेंज, तीसरा है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चौथा है हमारे पास चेंज इन कलर और सातवां है हमारे पास चेंज इन स्टेट। आइए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है यानी किसी भी रिएक्शन में गैस का निकलना। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। इसके जो जो बच्चों ये एरो दे रखे हैं हमारे पास कि एक ऊपर को है अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए जैसा कि इसका आप एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया है कि ये जिंक एक मेटल हुआ और H2SO4 एक एसिड हुआ, ये एक सॉल्ट बना और एक हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हुई। तो ये एक एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी तापमान में परिवर्तन होगा। अगर आप इसी रिएक्शन को करेंगे, आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 को ले लीजिए और उसके बाद उसके जो जिंक ग्रेनल्स है उसके अंदर आप डालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो टेम्परेचर में के अंदर चेंज आ जाएगा, यानी जो तापमान होगा उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अब तीसरी जो हमारे पास होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हिंदी में हम कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होते हैं या प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट हमारे पास एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। यहाँ पे हमारे थोड़ा सा एरो की दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए एरो खुद ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो अवक्षेपण क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये BSO4 है जो कि हमारे पास वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेपण बनाता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर अवक्षेपण बन रहा है या प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है और एक केमिकल रिएक्शन है। अगर हम बात करें चेंज इन कलर की तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो रंग के अंदर भी परिवर्तन आता है। जैसे हम बात करें लेड नाइट्रेट की और पोटेशियम आयोडाइड की, इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी तो हमारे पास PbI2 बनेगा जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो इसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है। तो दोस्तों इसका इसका मतलब है ये जो हमारे पास अगर किसी रिएक्शन में अगर कलर के अंदर भी चेंज आ रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम बात करें इस चेंज इन स्टेट की तो स्टेट में चेंज आना भी हमारे पास क्या होता है? एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। बट हमारे पास जो कंडीशन है कि भाई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज़ के साथ फॉर्म होना चाहिए। आइए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जब हम वैक्स को जलाते हैं तो वो खुद सॉलिड होता है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? हम जानते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हमारे पास वाटर था, वाटर है वो लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जबकि जो हमने वैक्स जलाया था वो क्या था? सॉलिड। तो बेसिकली जो स्टेट है, स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, जो अवस्था है उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन हमारे पास नए सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारी बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की यानी संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? हमारे पास इसके नाम से ही जाहिर होता है, संयोग यानी कि किसी दो चीज़ों का जुड़ना, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। इसके अंदर हमारे पास टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी जो अभिकारक होते हैं वो कंबाइन करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और है हमारे पास, देखिए आगे हम देखेंगे ये नोट, इस नोट पे भी हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक आपके काम में आने वाला है। उससे पहले से इसके बारे में बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में हम कहते हैं वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है और वियोजन का मतलब भी एक तरह से अलग अलग होना होता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें तो CaCO3 जो है हमारा वो ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर टूट गया, यानी एक जो हमारे पास एक कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो CaCO3 हमारा एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, और हमारे पास जो CaO एंड जो CO2 है ये हमारे पास उत्पाद हैं यानी कि प्रोडक्ट हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट या एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही होती है। इनके नाम को अगर हिंदी में देखें, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब एक तरह से अवशोषित होना यानी कि एब्जॉर्ब होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया
कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी ऊष्माक्षेपी की, तो ऐसी अभिक्रिया जिनके अंदर ऊष्मा निकलती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं जनरली वो एक्सोथर्मिक होती हैं नेचर में, और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं नेचर में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है पेज नंबर 15 एनसीईआरटी क्वेश्चन 10, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब हम यहाँ भी देख सकते हैं कि भाई जो रेस्पायरेशन होता है केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन जब हम पर्टिकुलर रेस्पायरेशन की बात करेंगे, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है और फिर जो उस ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो कंबाइन होता है और फिर हमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो हम इस तरह से इसको हम कहते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं या एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम फर्दर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई कमज़ोर आदमी होता है, ठीक है, उसको कोई ताकतवर आदमी आकर अपनी जगह से हटा ही देता है। तो जो हमारे पास, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो FeSO4 है, तो लेकिन यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट देखा तो ZnSO4 है। तो क्या हुआ, जो जिंक था उसने, वो इससे ज़्यादा ताकतवर था, ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो खुद ZnSO4 बनाया और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो ये रिएक्टिविटी हमारे पास सीरीज़ है जो कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कि सबसे ज़्यादा ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, फिर ये रिएक्टिव है, फिर ये रिएक्टिव, इस तरह से रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ हो रही है, और सबसे कम रिएक्टिव होता है हमारे पास गोल्ड। तो इसको हम चैप्टर 3 के अंदर भी, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में मौजूद है ये टेबल, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो भी हम अगली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक तरह से पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसका एक एक्सटेंशन है, यानी द्विविस्थापन। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। और कैसे होता है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं आपस में। किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जो उनके आयंस होते हैं उसके अंदर एक्सचेंज होता है, यानी जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, उस एक्वस सॉल्यूशंस के जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो उनके आयंस होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, और हम उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करें BaCl2, तो यहाँ पे Ba+2 है यहाँ पे, और यहाँ पे Cl है, यानी यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो Ba पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जो Ba पॉजिटिव था वो SO4 नेगेटिव के साथ चला गया, Na जो इसका सोडियम का पॉजिटिव था वो Cl के साथ चला गया, यानी 2 बार जो आयनिक कंपाउंड थे, जो उनके आयंस थे, उनके अंदर एक्सचेंज होता है। चलिए खैर, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं जनरली वो अवक्षेपण बनाती हैं, प्रेसिपिटेट बनाती हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं साइन की बात करूंगा। देखिए यहाँ पे एक साइन बना है ये डाउनवर्ड्स, तो इस डाउनवर्ड साइन का मतलब होता है PPT, यानी अवक्षेपण। यानी अगर किसी भी कंपाउंड के आगे ये एरो लगा है, इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड है वो रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेपण बन रहा है। क्लियर है। और इस रिएक्शन में ये जो प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4, ये वाइट कलर का होता है। अगर हम बात करें इसी तरह दूसरी रिएक्शन में, तो इसके अंदर PbI2 प्रेसिपिटेट बनता है और ये येलो कलर का होता है। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है CBSE में, पिछले सालों में भी पूछा गया है कि भाई एक कंपाउंड BaCl2 के साथ Na2SO4 की रिएक्शन हुई, एक कंपाउंड X बना, बताइए उसका जो प्रेसिपिटेट है वो किस कलर का है। या आपसे ये पूछ लेगा कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, बताइए कंपाउंड का नाम क्या है। तो इस तरह से CBSE में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस वगैरह के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई इंट्रेंस के लिए अलग बात करेंगे कि भाई कैसे इंट्रेंस के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या ICSE में, यूपी बोर्ड में और CBSE में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अब ये हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसको हम लगभग 3 से 4 क्लास में इसको कवर अप करेंगे। आज हमने केमिकल रिएक्शंस को लिया है,
और भी हमारी कुछ एक केमिकल रिएक्शन रह गए हैं, जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस रह गई है और कोरोजन रेसिस्टिविटी का पार्ट रह गया है। तो फिर हम उसके अलावा फिर एक केमिकल को रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे, और फिर एक फाइनली जो है हम तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई और सुझाव है तो आप हमें बताइए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितना हो सके इसको आप शेयर करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। थैंक्स।